सभी का धन्वंतरि के ऑनलाइन पोर्टल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। बहुत दिनों बाद नहीं दिखा, 2 दिन पहले दिखा था, है ना। हाँ, तो जब देखते हो कि सर जी बहुत दिनों बाद दिखते हो तो मेरा घर बुला लो मेरे को, है ना। हाँ, देखो कितना दुबला पतला हो गया मैं। अरे टी शर्ट दे दिया करो दूसरी यार, आज मैं शर्ट नहीं पहन गया, टी शर्ट में आ गया, तो ज्यादा ही कमजोर हो गया मैं। तुम लोग इनको एक नया टीचर दे दो मेरी जगह, है ना। ठीक है, रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ भाई मैं तुम्हें अपना, है ना। तुम वैसे तो मेरे को गालियां दोगे, तो इससे बढ़िया मैं अपना रिप्लेसमेंट ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं खींच के लाता हूँ बना के बड़ा बड़ा सा, तुम लोग कहते हो नहीं तुम्हें तो क्या चाहिए, छोटे छोटे चाहिए टॉपिक, है। आ जाओ ठीक है, जाओ तुम लोग। हाँ, देख लो, मैसेज पढ़ लो, बदल दो, ये टीचर के बच्चे कह देंगे, है ना। सही रहेगा ना। लास्ट में बेटा जहां तक हम चले थे, हम फाइनली पहुंच गए थे किसके पास, बज मेथड के पास। आज थोड़ा सा करेंगे, फिर इसके बाद मैक्सिम मेथड होगा। चलो आ जाए। हाँ, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। एक सेकेंड। अरे फिरोज, इसका ना पिछले वाला पीडीएफ था, वो अपलोड नहीं करा था क्या। मैं लिख के भेज देता हूँ ऑनलाइन, ये जो टीचिंग मेथड, बच्चे कह रहे नहीं मिला नहीं। एक बार मैं चेक करवा रहा हूँ बेटा, है ना। अभी कोई आइडिया नहीं बेटा, नहीं चाहिए रिप्लेसमेंट, अरे ले लो, मान जाओ तो, है ना। सर जी सीडीपी की पीडीएफ दे रखी है बेटा, नहीं हो तो मैं चेक करा दूं, अभी ये वाली बात है ना। नहीं चाहिए, आ जाओ फिर, चलो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ चला हो जाएगा बेटा। चलो, तो हम ना पहुंच चुके थे बेटा, इससे पहले हम लास्ट में बज मेथड कर चुके थे, और बज मेथड मेरे को लग रहा है 4 नंबर तक हो चुका था। आज हम 5 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम बात करेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग का। ब्रेन, देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो वर्ड है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, है ना, STORMNG, तो नॉर्मली अगर इसका निकलेगा तो इसे मस्तिष्क मंथन, क्या बोला जाएगा, मस्तिष्क मंथन। लेकिन यहां पर मस्तिष्क मंथन नहीं, फिर कोई किताब इसके बोलेंगे मस्तिष्क उद्देलन, है ना। तो यहां तो तुम्हारा दिमाग ना गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ उद्देलन है क्या नहीं है जी। सर ये क्लास यूट्यूब पर नहीं डलेगी प्रीति अंतिल बेटा, जब यहाँ पढ़ेगी तो यूट्यूब पे क्यों डलेगी, यूट्यूब की क्लास अलग होती है ना। हाँ, ये अलग होती है। चलो मीनू प्रधान जी, मैं आराम से समझा दूं, आ जाओ बेटा। पुष्पा मैं चेक करवाता हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ ध्यान, अब आ जाओ भाई, अब बात नहीं बस। तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग के जब बारे में बात करते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है पहला, तो ये जो मेथड है ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। क्या कहलाएगा, एक तो तुम मेरे साथ बोल, ऐसे ऐसी क्लास चल रही है जैसे ऑफलाइन चल रहा हो, चलो बोलो, अब कोई बात नहीं करेगा, आ जाओ यहाँ समझ में, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ बेटा ये दोनों में ही है पूजा, ये दोनों में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो कॉमन होते हैं वहां, ताकि उसमें डिटेल में हो जाए, कुछ चीजें हैं जो अलग अलग होगी। और मैंने तुम लोगों के लिए एक नई पीपीटी बनाई, वो मैं दिखाऊंगा बाद में, क्लास के यहाँ देख। अब कोई लोग इसे बोलेगा बुद्धिशीलता, क्या वो है, बुद्धिशीलता। अब ये वाला है। अब जब ब्रेन स्टॉर्मिंग है तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। क्या कहलाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड। अब देखो इसके बारे में कुछ बातें, अगर कोई पूछ लेगा कि इसके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसके फादर कौन है, तो फटाफट बताओ इसके फादर कौन है ना। अब देखो इसको जन्म पिता जो है, और पिता ने किसको दिया था, जन्म दिया था। अब जिसने पिता ने जन्म दिया था, मैंने एक ट्रिक बता दी कि यहीं पर आपको इसके पिताजी का नाम पता चल जाएगा। बिल्कुल, एकता चौधरी आ रही है, सही सवाल है। हाँ हाँ, यहाँ पर बहुत बढ़िया, समझ में आ जाए तो पीडीएफ के लिए मत बोलो करो। तो इसके जो पिताजी थे, उनका नाम था बेटा, हाँ सर बोर्ड वाला पीडीएफ नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट में दे दो ना पेज। मोनिका बेटा फिर पीडीएफ, अगर पीडीएफ ही चाहिए तो फिर कोर्स क्यों ले रही है, फिर तो मैं पढ़ाता हूँ, है पगली, किताब की इतनी सारी पढ़ेगी, वो पीडीएफ इतनी सारी, हप यहाँ ध्यान दे। चलो, तो उसको जो जन्म देने वाले थे उनका नाम था, पिता जो थे उनका नाम था ओसबोर्न। क्या नाम था, ओसबोर्न। तो ओसबोर्न जो साहब हैं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्या बोले जाते हैं, पापा जी बोले जाते हैं। इसके बाद सर सीडीपी की पीडीएफ ना मिले तब भी समझ में आ जाए। हाँ जी, तो आ जाओ, इनका क्या नाम था, ओसबोर्न साहब था। और ओसबोर्न साहब के बाद अभी कुछ सवाल आएंगे, जैसे कुछ लोगों के सर जी माइंड मैपिंग, जैसे नेहा पूछ रही है कि माइंड मैपिंग में और ओसबोर्न उसमें जो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है। तो एक बार ना तुम सारे के सारे ये मेथड पढ़ लो, मैक्सिम्स पढ़ लो, और उसके बाद अलग अलग चीजें जो टीचिंग मेथड हैं, चाइल्ड सेंटर्ड वाले भी हो गए, उसके बाद मैक्सिम्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, तो सारे पढ़ो। तुम्हें एक टाइम के बाद ऐसा होगा, अरे सर जी पूछने की जरूरत नहीं होगी,
होगी, तो मेरे बच्चे बस पूछो मत, यहाँ पहले समझ लो इस वाली बात के, ठीक है। हाँ, तो वो अब ये पता चल गया कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसके पापा जी क्या है, ओसबोर्न। लेकिन इससे रिलेटेड जो इसमें फैक्ट आ रहे हैं कि इसके जरूरी जो फैक्ट हैं, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करते हैं। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग को समझने के लिए एक बात तो क्लियर है कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, इसके पिताजी हो गए यहाँ। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में सबसे पहले वाली बात है, यहां पर बच्चा क्या करता है, डिस्कवर न्यू आइडियाज, डिस्कवर न्यू आइडिया। तो यहां क्या करते हैं कि नए आइडियाज को क्या करते हैं, नए नए आइडिया का मतलब क्या होता है, आइडिया को हिंदी में क्या बोलने बताना जरा, बोलो 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 बोलो, विचार, नए विचारों की खोज। अब देखो, जब बच्चा नए विचारों की खोज करेगा तो इसका मतलब यहां पर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का और पहला। और यहां पर क्या होगा, जब वो डिस्कवर करेगा तो वो क्या करेगा, कुछ नए ब्राइट आइडियाज उसके दिमाग में आएंगे। और जो ब्राइट का मतलब होता है वो होता है उज्जवल। इसका मतलब जो उज्जवल जो आपके सामने उसके विचार होंगे वो उसकी बुद्धि को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो उज्जवल विचारों को जन्म देने का काम भी क्या करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। और जब ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम चलता है तो डिस्कवर नए आइडिया कर लिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये देखिएगा यहां पर एक बात है, तो यहां पर क्या कहना चाहता है जी, अब देखो ये ना एक बात और दोनों में याद रखना। तो मेरे बच्चे, अगर यहां पर लिखा हो बज, यहां पर क्या लिखा हो, बज, तो एक हमने बताया था बज मेथड, जो लास्ट क्लास में उनसी के ग्रुप में जो करते हैं ब्रेक करने वाला। और जो दूसरा है वो आपके सामने क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग में और इसमें जो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप क्या करते हैं, चीजों को जज करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में, सॉरी, बज मेथड में आप चीजों को क्या करेंगे, जज करेंगे, आप चीजों का क्या लेंगे, फैसला लेंगे। लेकिन यहां पर बच्चे के फैसलों को जज नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता, सपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि बज मेथड और ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि बज में जब आप ग्रुप में बांटते हैं तो आप ये देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से नए आइडियाज लाते हैं, तो आप उसे जज करते हैं कि वो समझ पाए नहीं। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप बच्चे के आइडियाज को जज नहीं करते, आप उसको क्या करना है पर लेते हैं, जनरेट करने पर, मतलब उस चीज को उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी पर। तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो हमेशा प्रोडक्टिविटी पर बल देता है, प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब उत्पादकता पर, कि बच्चा क्या करेगा, जनरेट करेगा चीजों को। लेकिन जो ब्रेन बज होगा, बज में क्या होगा, ये चीजों पर क्या है, डिसीजन पर बात करते हैं, डिसीजन है ना। इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि अच्छे से लिखा जाए। क्या होगा, डिसीजन, निर्णय पर। ये आपका इस बार का अगर ये सवाल देखोगे तो ये दो जगह सवाल था। और ये जो सवाल है रिसेंटली किसने पूछा था, डीट प्लस पी ने पूछा था। तो डीट प्लस पी के एक सवाल में सीधा सीधा यही वाली बात थी कि जो बज मेथड है और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है उन दोनों में क्या होगा जी। सर योर टाइमिंग्स नॉट, विवेक बेटा अपना बता दे। कोई ऐसी कोई दिक्कत है मेरे बच्चे, यहाँ लिख दे, मैं मदद करने के लिए फोन करूंगा। कितना पुष्पेंद्र, पढ़ता रहो बेटा, सिलेबस मेरे लिए पूरा नहीं होता है ना सर, ये मैंने पुस्तक में पढ़ा, बहुत बढ़िया है। विवेक आप अपना नंबर शेयर कर दो मेरे बच्चे। अब देखो, और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा ना उसका एक फैक्ट सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा जिसको जन्म देता है वो है प्रॉब्लम सोल्विंग। क्या करता है, प्रॉब्लम सोल्विंग। तो बच्चा जो होगा अपनी समस्याओं का क्या करेगा, खुद से समाधान कर पाएगा। तो इसलिए ये जो मेथड होता है ये बच्चे के लिए हमेशा क्या होगा, एक बेस्ट मेथड माना जाता है, जिसमें बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड होता है। वो चीजों को डिसीजन पर नहीं, वो उसकी प्रोडक्टिविटी जनरेशन पर बात करता है। वहां ब्राइट आइडियाज को वो क्या करता है, डिस्कवर करता है और प्रॉब्लम सोल्विंग का सोल्यूशन निकाल कर लाता है। क्लियर है भाई यहां तक? और कोई दिक्कत इस बात को समझने में? अगर समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। डन। अच्छा, एक बात और बता दूं, ठीक है। विवेक अभी पढ़ने में ध्यान दो बेटा, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपके पास टीम की तरफ से फोन आ जाएगा, है ना, मैं खुद पर्सनली कराऊंगा।
डन। अच्छा एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, ये वाली बात नेहा क्लास के बाद बताऊं बेटा। एक बात और बता दूं, देखो बज मेथड जो था ना, बज मेथड में क्या होता था कि उसमें क्या होता था कि आप ब्रेक में कर देते थे, बच्चा डिसीजन लेता था, पता करता था, तो टाइम लग जाता था। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग में सबसे बढ़िया बात क्या है कि बच्चा क्या है इसे लार्ज ग्रुप में कर सकता है। जैसे तुम्हारी पूरी क्लास को मैं कहूं कि एक काम करो फटाफट ना, एक बात बताओ, मान लो कि मेरे को यूट्यूब का एक नया चैनल शुरू करना है और मैं तुमसे कहता हूं उसका एक क्रिएटिव नाम बताओ, लेकिन जो 2 वर्ड में होना चाहिए, और आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। मैं क्रिएटिव और ऐसा नाम जो कहीं अवेलेबल ना हो, तो मैं आपसे एक सलाह ले रहा हूं, आपको मेरे को ये बताना है कि मैं यूट्यूब का एक नया चैनल क्या है शुरू करना चाहता हूं, उसका नाम टीचिंग से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन होना कितने चाहिए, 2 वर्ड में। आपका समय शुरू हो गया, अब फटाफट बताइएगा क्या होगा जी। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं मुस्तकीम, कोई बात नहीं, हो जाते हैं लेट। तो यहां तक आ जाएगा। जैसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग खत्म होगा तो हमारे सामने एक नया नंबर आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोल प्ले। रोल प्ले एक ऐसा प्यारा मेथड है जो सबसे ज्यादा शुरू किया गया और चलाया गया। रोल प्ले के बारे में जब भी बात की गई है, भूमिका निर्वाह इसको आप बोलते हैं जी। हम्म। तो आपका कुछ नाम नहीं आया, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम स्पीड के साथ आ जाओ जी। शिक्षा दीपिका ऑलरेडी अवेलेबल है, ये ऑलरेडी है जी। हाँ श्योर भी, इसके बाद मैं देखता हूँ। हाँ एग्जाम्पल ऑफ मैंने बता दिया। क्रिएटिविटी तो हो गया, एक ज्ञान दे रहे हैं, एक फ्यूचर मेकर आ गया, फ्यूचर ज्ञानशाला, ज्ञान गंगा इज ऑलरेडी डेवलप्ड है, पढ़ाई लिखाई ये सही है, ज्ञान भंडार एक अलग है, पाठशाला ऑलरेडी है। जो पुराने नाम ले रहा हूँ क्रिएटिव नहीं है बिल्कुल भी। सक्सेस वे आया है, पतशाला आ रहा है ना। हाँ, रोहित क्लासेस मनोरमा जी बोल रही हैं, विधा है ना, विधा विद्या है कि विदा है। उसके बाद आर एस आ रहा है, बेस्ट स्टडी आ रहा है, और उसके बाद गुरु दक्षिणा आ रहा है आपके लोगों के नाम के साथ। एक ने ज्ञान नाम दिया है, प्रवेश फ्यूचर मेकर बोल रहे हैं, एएम बोल रहे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर आ रहा है, ज्ञान दर्पण आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, गुरुकुल आ रहा है। इसके बाद लेट्स अध्ययन आ रहा है, दैट्स आई लाइक इट, आई सीरियसली लाइक इट, दैट्स लेट्स अध्ययन, ये बढ़िया है ना। ये वाला है, दिस इज किसके द्वारा है ये नाम में एक बार देखो जरा। किसी ने लिखा आरवी क्लासेज है, किसी ने वो लिखा यक्षन जो खान है उन्होंने बहुत बढ़िया दिया है ना। बाइलिंगुअल होगा पेपर बिल्कुल हिमांशी। ज्ञान दर्पण देशनामा ये 3 में हो गया। अध्ययन मंत्रा ऑलरेडी अवेलेबल था। तो इसका मतलब हम बहुत सारी चीजों के साथ चले। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग देखो इतने बड़े लार्ज ग्रुप में मैंने आपको थोड़ी सी देर के लिए दिया और आपने इस पे सोचा। इसी तरीके से मेरे बच्चे, इसका मतलब हम जब ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता है हमारा दिमाग ना नए नए आइडिया क्या करता है, जनरेट करता है। और जब जनरेट करता है तो इसका मतलब हम हमेशा क्या होता है, एक्टिवली अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई हम जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है उसको क्या बोल देते हैं, टीचर सेंटर मेथड। अब ये जैसा रोल प्ले नाम है, अब रोल प्ले जैसा नाम है वैसा इसका क्या है, काम है। और रोल प्ले जो बेस्ट है जी, है ना। तो अगर रोल प्ले आप देखेंगे तो रोल प्ले की खास बात इसके वर्ड में ही छिपी होती है। इसके नाम के पहले लेटर में ही लिखा होता है आर, और आर का मतलब होता है रियल लाइफ। क्या होगा, रियल। इसका मतलब रियल लाइफ में जो बच्चा अपने ऑन एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चीजें करता है, तो इसका मतलब वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है। किससे होगा, वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा। दूसरी जो बात बोल रहा है वो क्या होगा, अपने स्वयं के अनुभव पर आधारित होगा, स्वयं के अनुभवों पर आधारित होगा। तो यहाँ रोल प्ले जो मेथड होता है ये भी एक तरीके का क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये मेथड कौन सा है, तो ये तो बात क्लियर है कि ये क्या है, बाल केंद्रित विधि है जो बेस्ड होती है किस पर, रियल लाइफ पर। जो बेस्ड होती है किस पर, बच्चे के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, है ना। हाँ बिल्कुल। तो पीडीपी किंग क्लासेस नहीं नहीं। तो यहाँ पर जब आप रोल प्ले के साथ आगे बढ़ते हैं तो रोल प्ले जो है इसमें क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होगा, है ना। इसमें अगर रियल लाइफ ऑन एक्सपीरियंस पे होगा तो इसका मतलब ये हमेशा किस पर बेस्ड होगा, लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड होगा। लर्निंग बाय डूइंग में अगर होगा तो इसका मतलब बच्चा क्या है, करके सीखेगा। और करके सीखना होगा तो करके सीखने में सबसे एक अच्छी बात हो जाएगी कि वो जब भी करके सीखने वाली कंडीशन में होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन
सक्रिय भागिता, सक्रिय देखना है भागीरथता कुछ गलत लिखा है, पता नहीं फील सी आ रही है, बाकी तुम बताओ जरा। सक्रिय भागीरथता जो है वो गलत लिखा है किस, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस पर आधारित होगा। हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग बेटा मैंने लिखा था कीर्ति शर्मा, अगर ये सवाल बेटा ध्यान से नहीं पढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा। देख क्या लिखा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, चाइल्ड सेंटर, है ना। कीर्ति ध्यान से पढ़ बेटा। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, सक्रिय जो भागीरथता होगी उसके साथ ही आप बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लर्निंग बाय डूइंग भी होगा। हाँ आयुषी, अच्छा लगा है। तो अगर आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप इसे जब आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, देखो जो बच्चा होगा वो क्या कर जाएगा, ऐसे इसमें जो उसमें क्या ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगा, चीजों को समझ पाएगा, प्रैक्टिकल उसे ज्ञान मिल पाएगा। जो रोल प्ले है, बस एक बात है इसके बारे में जो है, तो जो रोल प्ले है सक्रिय है सहभागिता। धन्यवाद, सक्रिय सहभागिता, भागीता, लो जी, सक्रिय भागीदार, वैसे सही था तुम्हारे यहाँ, एक था, धन्यवाद धन्यवाद। भागीदारिता होता है, भागीदारिता, अच्छा ये वाला होता है, भागीदारिता। यार तुम लोग आपस में एक दूसरे को गलत बता रहे, बताओ, है ना। एक ने भाग्यता है, एक ने कुछ लिखा है, मैं तो चेक कर रहा था तुम्हारी है। हाँ निकिता, आई विल डिस्कस इस लेटर ना, हाँ, है ना। तो कोई बोलेगा सर जी इसमें क्या होगा, भागीदारी होगा। अब देखो तुमने, है ना, भागीदारी, भागीदारी। अब तो ये आप सोच रहे होगे मैं आपसे लिखवा रहा हूं ये वाली बात, अरे पगलो यही तो रोल प्ले है, यही तो क्या है, रोल प्ले है। इसका मतलब मैंने तो लिख ही दिया था, लेकिन मैं बालकों को क्या कर रहा हूं, इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया मैंने, क्योंकि एक वर्ड जो हम सही लिख रहे थे हमने सोचा कि क्या करेंगे, बालकों से ले लोगे। अरे इसमें भूमिका का निर्वहन करना, उसको अवसर प्रदान करना, जटिलताएं उसकी उसमें क्या करना, कम करना। तो इसका मतलब जब आएगा तो अब बहुत सारे बोल रहे हैं क्या है, सहभागिता लिख दो सर जी, है ना। तो अब देखो जो तुम्हारा इसमें दिमाग लगने लगा है, तो मैंने क्या किया, जिस पढ़ाई को मैं अकेला पढ़ रहा था उसमें क्या कर लिया, तुमको इन्वॉल्व किया और तुमसे कहा कि चलो तुम अब इसे करके दिखाओ। तो इसका मतलब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप रोल प्ले करते हैं तो उस रोल में आप, जो अभी एक टीचर था तो टीचर ने बच्चों को भी क्या बना दिया, टीचर बना दिया। जैसे आप ना जो प्रिटेंड प्ले वाला काम करते हैं वही सिचुएशन हो जाती है कि किसी काम को करने के लिए आपने उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है भाई। तो तुम लोग आगे थे सारे के सारे। इसका मतलब जिन्होंने जिन्होंने गलत लिखा था उसकी सहभागिता उसकी भी थी, सक्रिय सहभागिता थी, लेकिन हमने क्या किया, गलत है तो इसको मतलब हम सही करना सीख लेंगे, और सही है तो हमारी जिंदगी में क्या हो जाएगी, सही होगा। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा जी, निशा उनियाल, ठीक है बेटा मैं देखता हूं। अब एक बात और क्लियर है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी मेथड होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और जो कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग को तुम लाना चाहो तो लेके आ सकते हो, क्योंकि बच्चा भाई इसमें भी क्या है, चीजों को सोचेगा, देखेगा, खोजेगा। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि आप अलग अलग तो समझते हैं, लेकिन जो रोल प्ले है, तो बस एक बात यहां याद रखिएगा, जो रोल प्ले मेथड होता है, बेस्ट फॉर 1 to 5th क्लास स्टूडेंट। जो छोटी क्लासेस होती हैं उनके लिए हमेशा याद रखिएगा रोल प्ले क्या होता है, एक मेथड, जो बेस्ट मेथड होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। और बेटा रिड्यूस करता है बच्चे पे ना, प्रेशर नहीं आने देता। तो जब आप इन सारी चीजों को सीख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस के उससे कि लेक्चर मेथड के साथ क्या है, रोल प्ले के साथ क्या है, किस सारी चीजों के साथ, तो यहां पर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है भाई, हाँ या ना। बेटा टीचिंग मेथड क्लास 2 चल रही है, टीचिंग मेथड क्लास 2। हम्म, कोई नहीं बेटा निशा, यहां से कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे बढ़े।
अब कोई पूछेगा सर जी, जैसे अभी हमसे एक बच्चे ये पूछ रही कि सर रोल प्ले और ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या डिफरेंस होगा। बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम ना आपके सामने आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आप क्या है कुछ नई व्यूज ला रहे हैं, और जो रोल प्ले होगा वो जो जैसी चीज थी आप उसे दिखा रहे हैं। जैसे रोल प्ले इज लाइक कि किसी ने कृष्ण भगवान का रोल अदा किया तो वो क्या हुआ रोल प्ले। किसी को 1 रुपए के बारे में सिखाना है तो उसने 1 रुपए की क्या पहन ली, ड्रेस पहन ली। रोल प्ले का जैसे आप देख रहे हैं तो बच्चे को 5 नंबर सिखाना है तो 5 टॉफियां रख दी। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप कुछ नया जनरेट करते हैं, रोल प्ले में जो चीजें हैं आप उसी को प्ले करके देखते हैं, मतलब उसी को समझना है जो आपकी आंखों के सामने है। क्लियर भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट, यस और नो? किसी को कोई डाउट, यस और नो? डन। सबके मैसेज रीड हो रहे हैं बेटा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बस क्लास में ध्यान दिया करो, है ना? ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, नो सर, नो सर क्लियर। अच्छा, आज तक ना आपने बहुत सारे तरीके, ये जो मेन तरीके हैं आप इन्हें तो समझ लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना जब अपनी टीचिंग को लेके चलते हैं तो टीचिंग के ना हमारे सामने कुछ तरीके होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वेज होते हैं। मतलब हम टीचिंग को कैसे करते हैं, एक टीचर के रोल क्या होते हैं। अभी इसमें मैंने आपको जो बताए ये एक नॉर्मल मेथड के साथ हमने बताए, लेकिन अभी तुम क्या सोचोगे कि तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जी आपने इंडक्टिव नहीं बताया, डिडक्टिव नहीं बताया, सेमिनार नहीं बताया, ये नहीं बताया। वो बिल्कुल मैं अलग लेके चलूंगा तब जब मैं पहले आपको मैक्सिम्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद में जब आपको क्या पढ़ाने वाला हूं तो हम ना एक एक करके चलेंगे। तो अभी जो हम लेके चल रहे हैं फटाफट एक बार आओ, और उसके साथ ही हम एक चीज शुरू कर रहे हैं, तो नाम लिख लीजिएगा मैक्सिम्स, टीचिंग ऑफ मैक्सिम्स लिखेंगे, और वहां से हम अपनी इसी के साथ नया टॉपिक भी क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। आ जाओ जरा फटाफट भाई, 1 सेकंड रुको बस। एक बार मैं तुम लोगों के लिए एक मैं ऐड करा दूं इसी में ताकि आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल नीरू, एकदम सही बात है बेटा, किसी का रोल प्ले करवाने का मतलब है आप क्या कर दे रहे हो कि भाई उसे किसी फेमस लोग को बुला लिए या बच्चे के सामने किसी को ऐसे को दिखा दिया कि जिसको देख के आपने, जैसे पापा का रोल कर रहा है कोई बच्चा है, जैसे पापा जी बचपन में गधे का रोल नहीं कर, सॉरी गधे का नहीं, किसका करते हैं, घोड़े का, टिक 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 मेरा बेटा टिक टिक टिक, अपनी पीठ पे बैठा लेते हैं, तो इस तरीके से आपके सामने आते हैं। चलो, सोनू देवी बड़ी पगली लड़की है हमारी, ये भी बेचारी सीधी सादी सी है। हाँ, अब आपके सामने एक नई चीज आएगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए कुछ लाया था मेल पे, मैं वो दिखा दूं जरा, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। किधर गया भाई? कहाँ गया बाबूजी? ये आ गया। करे भाई, चलो। बस 1 सेकंड रुक जाओ, अच्छा मैं एक बार लगा लूँ तुम लोगों के लिए ताकि, 1 सेकंड। चलो आ जाओ। तो अभी आपके सामने जो चीज देखने को मिलेगी यहां, इसके बाद हम लिखेंगे क्या है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्या लिखेंगे भाई?
मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अच्छा एक बात बताओ, क्या मतलब होता है मैक्सिम्स का? तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, यहां तो ऑफ टीचिंग है, इसका मतलब शिक्षण के सूत्र। अब आप सोचोगे सर जी सूत्र तो दूसरा भी होता है, और देखो मेरे बच्चे इसके नाम में इसकी कहानी है, ये क्या है, मैक्स। अब अगर आप इस वर्ड को समझ लें तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, एक बात बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, जो मैं एक बार आप लोगों को ये मैसेज नहीं दिख पा रहे थे तो मैं यहां देख लेता हूं, किधर गए भाई? एक तो हमारा स्टाफ ना लगा के हाँ हाँ गुरमीत क्या हो गया बेटा? ओके बेटा कंचन ठीक है। हाँ तो ये सारा तो पेडागोजी का ही पार्ट है। तो जब आप मैक्सिम होते हैं तो मैक्स का मतलब होता है यहां पर मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम है वो इसका मतलब क्या है? अधिकतम है। तो जितने भी आप चीजें पढ़ के आते हैं, जितने भी मेथड हों, जितने भी प्रिंसिपल हों, जितनी भी चीजें हों, एक बात याद रखिएगा इस बात के साथ कि मैक्सिम्स में नॉर्मली क्या हो जाती हैं, सब चीजें क्या हो जाती हैं, शामिल। और जब सारी चीजें शामिल होती हैं तो इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल। क्या होते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक इसका मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं कि जब भी आप टीचिंग में जा रहे होंगे तो आप सबसे पहले जिस चीज के प्रयोग में लाते हैं वो आपके लिए क्या हो जाता है? आपके मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। और ये हर जगह क्या होते हैं? सेम होते हैं। और हम अलग अलग टीचिंग ऑफ मैक्सिम्स यूज करते हैं बच्चे को समझाने के लिए कि बच्चा कैसे टीचिंग को समझेगा, कैसे बच्चा किसी चीज के बारे में जानकारी देगा। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में ना जब आपने बहुत बार समझा होगा तो आपको किसी ने नॉन टू अननोन बोला होगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोला होगा, नियर टू फार बोला होगा, या आपको इंडक्टिव टू डिडक्टिव बोला होगा। तो बेटा यहाँ मेथड नहीं पढ़ना, यहाँ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ना है, जो बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं कि जहां पर आप बता भी पा रहे हैं ये वाला। प्लीज ये दरखास्त है आपसे कि मैं आपके लाइव क्लास में कमेंट नहीं पढ़ता बेटा, बहुत स्पीड से चलते हैं, किसी का एक दो का दिख जाता है तो दिख जाता है, नहीं दिखता तो प्लीज माफी दे दिया करो, पढ़ा करो बस। जब मैं क्लास खत्म करूं कोई डाउट आ जाए तो मुझसे पूछ लेना प्लीज, है ना। चलो हाँ बेटा अवेलेबल है पूजा, मेरी किताब में ये ना, मतलब आपको जब शुरू में ही पढ़ोगे तो आपको ना शुरुआत में ये देखने को भी मिल जाएगा जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है ना, जैसे लेवल ऑफ टीचिंग होगा तो इसी तरीके से आप लेसन प्लान के बाद जाओगे तो आपको ये होल्ड करो, है ना, जो मीनिंग ऑफ टीचिंग आप जब पढ़ते हो ना, तो जहां मीनिंग ऑफ टीचिंग पढ़ोगे उसमें स्टेजेस भी पढ़ोगे, फेजेस भी पढ़ोगे, लेवल भी पढ़ोगे, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, डिफरेंस भी पढ़ लोगे, और उसके बाद शिक्षण के उपागम अप्रोच भी पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पर भी पढ़ा दूंगा, माइक्रो टीचिंग के बाद भी है, और यहाँ आगे फीडबैक को तो देख ही लोगे, टीचिंग लर्निंग मटीरियल भी देखोगे, और ये टीचिंग मेथड जो अलग अलग हैं ये भी देख लोगे आप। और इसके अलावा जिस बच्चे ने अभी मुझसे पूछा कि सर जी ये वाला भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग ये है ये सारा, और यहाँ पर एक बार आ जाए, ये रहा बेटा। तो जब आप इस चैप्टर में जाओगे ना तो यहाँ तो आपको ना एक जो चैप्टर मिलेगा इस किताब में, ये देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग से आपको देखने को दिख रहा होगा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्या दिख रहा होगा? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ जो टीचिंग है बड़े काम की चीजें हैं, इसको हमेशा अपने पास रख के समझिएगा, क्योंकि जो चीजें हैं आपकी पढ़ाई है वो हमेशा क्या है, इसी पर क्या होती है, बेस्ड होती है। क्लियर भाई? हाँ। तो अब कोई पूछेगा कि सर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग भी टीचिंग मेथड के अंदर आता है। अक्षिता बेटा याद रखना, मैक्सिम्स जो होगा ये मैक्सिम्स है, ये क्या है, मैक्सिम्स है। इसी मैक्सिम के अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेथड्स मिल जाएंगे, और जब आप मेथड्स पढ़ोगे तो इसी के अंदर क्या मिल जाते हैं, लेवल मिल जाते हैं, इसी के अंदर आपको क्या मिल जाते हैं, प्रिंसिपल। तो एक बात याद रखना, जो सबसे बड़ा होता है वो याद रखिएगा हमेशा, क्या होता है, मैक्सिम्स होता है। क्या होता है? मैक्सिम्स होता है। क्लियर? तो जब भी हाँ जी पेज नंबर 526 पे मिलेगा, वो जो किताब वाले हैं यहां से मैं थोड़ा सा और अलग कर दूं, क्योंकि किताब तो किताब होती है, उसमें भी जितने कोशिश है मैक्सिमम एग्जाम्पल में दे देता हूं, यहां मैं थोड़ा सा और आपके सामने, पेज नंबर 526 है बेटा। तो जिन लोगों को मिल गया धन्यवाद प्रीति ये बताने के लिए, पेज नंबर 526 पे आप इसे देख पाएंगे और आपके सामने सारे मिलेंगे। तो यहां फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, तो पहला जो मैक्सिम, अब जरा समझ लो,
हम जब इस बात के साथ पढ़े, टीचिंग मेथड्स के साथ चले, तो हमने बेसिकली बताया कि पार्ट ऑफ टीचिंग में जो टीचिंग मेथड होते हैं वो कितने होते हैं? 4। टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर, इंटरेक्टिव सेंटर, कंटेंट सेंटर। अब मैं किस पर बात कर रहा हूं? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जो क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। इसके अंदर आप किसको लेके चलते हैं? मेथड को लेके चलते हैं। उसके अंदर आप अप्रोचेज भी लेके चलते हैं। उसके अंदर आप क्या है? प्रिंसिपल भी लेके चलते हैं। आप क्या है? लेवल भी। फिलहाल हम आपके सामने ये आते हैं, जो जब आपको पढ़ाते हैं तो सबसे पहले लिखो नोन टू अननोन। सबसे पहले क्या होगा? नोन टू अननोन। अब ये एक मैक्सिम्स कैसा है? यूनिवर्सल। तो पहले आप ये जानना चाहते हैं बच्चे से कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्या बोलेंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली बात होगी, तो ये किस तरीके से समझना? तो इसका की ओर, तो आपने क्या देखा कि आपकी क्लास में एक बच्चा है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप पहले उससे वो वाली चीजें पूछेंगे जो उसे आती हैं। तो जो उसे आती हैं उसे पता चल जाएगा कि इसको क्या आता है। उसके आधार पर हम आप ये देखेंगे कि अब बच्चे को क्या नहीं आता, तो हम उसके लिए फिर वो दूसरी चीजें सर्च करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, है ना सर, 2 आवर्स में आपकी बुक रेगुलर पढ़ती हूँ, एक एक टॉपिक बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अरे कुछ लोग उस पर नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, पर कुछ करा नहीं जा सकता उनका, तो ये भी है ना। हाँ आरती बेटा, किताब कभी भी ये नहीं देख के पढ़ी जाती कि जरूरी है कि नहीं। किताबें हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान देती हैं, और किताबें जितनी ज्यादा होती हैं उतना ही ज्यादा आपका ज्ञान होता है। मैं आज भी इतनी किताबें खरीदता हूं, उसका एक रीजन होता है कि हर किताब में से कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, तो इसलिए होता है। ठीक है, अमेजोन पर अवेलेबल है, वहीं से मिलेगी किताब, या देन मंत्रा ऑफिस से। अब देखो, तो यहां पर क्या होगा? नोन टू अननोन में मैंने क्या बताया? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लर्नर नो समथिंग। ये इस बात पर आधारित होता है, यह है इस बात पर आधारित होता है, आधारित होता है कि बच्चा होता है कि बच्चा क्या जानता है, क्या जानता है। तो इट इज बेस्ड ऑन दैट फैक्ट, है ना, इट इज बेस्ड ऑन दैट, आ जाओ, इट्स बेस्ड ऑन दैट फैक्ट, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। दैट अ लर्नर नोस व्हाट, कि एक जो लर्नर है वो क्या जानता है। दैट अ लर्नर नोज समथिंग, या फिर क्या होगा? व्हाट लिख देना, या फिर क्या लिख देना? समथिंग। कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ क्या है? जानता होगा। और इसे अगर इन शॉर्ट लेना चले, तो इसका मेरे बच्चे एक लाइन में और यहां लिख देता हूं, इस पे लिख देना यहां पर दूसरी, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, या बेस्ड ऑन प्री नॉलेज, पूर्व ज्ञान पर आधारित, पूर्व ज्ञान पर आधारित। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो जब आप नॉन टू अननोन में चलते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि क्या करेगा? जो आपका पुराना ज्ञान है उसे क्या करेगा? नए ज्ञान से क्या करेगा? जोड़ेगा। जैसे छोट में एग्जाम्पल याद रखिएगा कि जब आप किसी बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर आप मेरे बच्चे किसी इंसान को क्या कर रहे हैं? प्याजे पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? प्याजे। तो जब आपने प्याजे पढ़ाया होगा, उसके बाद उसे क्या पढ़ाओगे? वाइगोत्स्की। तो इसका मतलब मैंने ये कहा कि पूर्व ज्ञान पर, तो जहां आप बच्चे को वाइगोत्स्की पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आपने क्या पढ़ा दे? प्याजे। या आप हिंदी में अगर किसी बच्चे को आ पढ़ा रहे हो, तो एक बात कंफर्म है, बच्चे ने क्या पढ़ा होगा? अ। या इंग्लिश में अगर आपने बच्चे को पहले क्या पढ़ाया होगा? नाउन। तो उसके बाद ही आप क्या पढ़ाएंगे? प्रोनाउन। तो इसका मतलब प्रोनाउन को पढ़ाने से पहले बच्चे से ये जान लेना कि उसे नाउन आता है कि नहीं आता। यही वाली जो बात है आपको किसकी तरफ लेके जाती है? नोन टू अननोन, कि बच्चा इस आधार पर कि वो पहले से क्या जानता है और क्या नहीं। बात समझ में आई? हाँ या ना? धन्यवाद सोनू। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई भाई? डन? क्लियर? आ गया जी, आ गया। अब सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, राखी पहले टॉपिक तो करा लूं, क्वेश्चन भी करा दूं। पगली
क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन इस आधार पर आएंगे कि बताइएगा वो कौन सा मैक्सिम्स होता है जिसमें हम ये जानते हैं कि बच्चा पहले से कुछ जानता है। तो क्या हो गया, नोन टू अननोन की तरह कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसमें हम ये बच्चे के साथ लेके चलते हैं कि जो उसे नहीं आता वो सिखाना है, लेकिन उससे पहले वो कुछ जानता है। तो ये क्या होगा, नोन टू अननोन होगा। ये इस तरीके से जाए कि भाई हाँ, तो सबसे पहले जैसे किसी वाटर साइकिल, नेहा जो बता रहे बिल्कुल बढ़िया, कि वाटर साइकिल को पढ़ाने से पहले बच्चों को ये बता देना है, पूछना कि उसे वाटर के रिसोर्सेज पता है कि नहीं पता है। क्लियर 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 क्लियर, आगे बढ़ो नहीं की तरफ जो है दूसरा। अब जो मैक्सिम दूसरे में आ रहे हैं उसमें क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो जब आप इस बात को करते हैं कि सिंपल टू जो कॉम्प्लेक्स वाला है, तो देखो एक तो बात क्लियर हो गई, ये क्या कहता है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल लिखा जाता है, लेकिन याद रखना कठिन नहीं लिखते हैं ना, जटिल है ना। तो जो जटिल होगा इसका मतलब थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। बेटा अभी कोई पता नहीं उसके बारे में जी, ना 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 अभी नहीं पता, रीट के एग्जाम के बारे में भी नहीं। तो यहाँ क्या होगा, तो देखो जैसा कि नाम के साथ ही लिखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, पहले जो बच्चे को आप पढ़ाएंगे, टीच करेंगे, वो पहले क्या करेंगे, इजी चीजें। इजी को अगर और कर दूं तो क्या करेंगे, सिंपल चीजें। तो पहले आप बच्चे को क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट देंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट देंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट, आसान विधि, या फिर क्या होगा, बिल्कुल एकदम क्या है, साधारण विषय वस्तु देंगे। उस साधारण विषय वस्तु को बच्चा क्या करेगा, समझेगा, और जब वो साधारण विषय वस्तु को समझ लेगा, उसके बाद आप उसे एक ऐसी चीज देंगे जो आपस में क्या होगी, मर्ज होगी। और जो मर्ज होगी तो इसका मतलब क्या होगी, मिली जुली होगी। और जो बेटा मिली जुली होगी उसमें बच्चा थोड़ा सा क्या करेगा, डिफिकल्टी लेके आएगा, उसे थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन जब उसे डिफिकल्टी होगी, एल है बेटा, एल इधर वाला टी, डिफिकल्टी होगी, कठिनाई होगी, तो जब उसे कठिनाई होगी उस कठिनाइयों का क्या करेगा, फेस करेगा। और जब वो कठिनाइयों को फेस करेगा तो इसका मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इजी। तो इसका मतलब यहाँ पहले हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, इजी कॉन्सेप्ट, और बाद में क्या सिखाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो इजी कॉन्सेप्ट होगा वो बच्चे में, मेरे बच्चे क्या करेगा, एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। इजी कॉन्सेप्ट बच्चे में क्या करेगा, एक आत्मविश्वास को क्या करेगा, पैदा करेगा। और वही आत्मविश्वास उसको क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसे समझाने को में क्या कर देगा, आसान कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां लर्नर क्या करेगा, जैसे तो आप जब मुश्किल सिखाएंगे तो ये वाली बात कंफर्म है कि आप बच्चे को सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि बच्चे को सीधा ही किसी का नाम लिखना सिखा देंगे कि आप नाम लिख के दिखाइएगा सरकार। तो जो सरकार नाम लिखना होगा, तो सरकार नाम लिखने के लिए, गवर्नमेंट लिखने के लिए बच्चे को पहले लेटर सिखाया जाएगा कि सा क्या होता है, रा क्या होता है, का क्या होता है, आ की मात्रा में से आ कैसे जाएगा, और रा। तो आपने पहले बच्चे को क्या सिखाएंगे, सिंपल चीजें, उसके बाद क्या सिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स से। तो हाँ, अचार से वर्ड को हो सकता है सर, बिल्कुल। आप इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि जहां पर बच्चा क्या करेगा, सिंपल, पहले बच्चा क्या सीखेगा, ए, उसके बाद क्या सीखेगा, एप्पल, और एप्पल के बाद सीधा सीख जाएगा वो क्या है, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। ये मेरा प्यारा सेंटेंस है सबसे, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसका मतलब यहां से हम समझ जाते हैं फॉर हेल्थ। जैसे तो बच्चे ने पहले क्या सीखा था, पहले बच्चे ने लेटर सीखा, उसके बाद जो बच्चे ने क्या सीखा है, वर्ड सीखा, और वर्ड के बाद उसने क्या सीखा, सेंटेंस सीखा। तो इसका मतलब ये जो क्रम चल रहा है ये उसे क्या कर रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ा रहा है जी। तो पहले क्या सिखाएंगे, जैसे पहले बच्चों को अक्षर सिखा देना, फिर मात्राएं सिखा देना, तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती नहीं। तो हमने दो सीखे, एक क्या है, नॉन टू अननोन, जिसमें पहले से जानकारी है, और उस जानकारी को क्या करना, फिर उसके बाद ये पता करना कि जानकारी क्या नहीं है वो बताना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पहले बच्चे को आसान चीजें सिखाना, उस आसान चीजों को धीरे 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 जोड़ते जोड़ते क्या है, कॉम्प्लेक्स सिखाना। जैसे किसी को घर पे खाना बनाना नहीं आता तो सबसे पहले उसे रोटी नहीं बनवानी, सबसे पहले उसे आटा छानना सिखाया जाएगा, फिर आटे में पानी डाल के उसे गूंदना सिखाया जाएगा, गूंदने के बाद उसकी लोई बनाना सिखाया जाएगा, लोई बनाने के बाद उसे गोल गोल लोई बनाना सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद उसको चकले पे बेलना सिखाया जाएगा, उसके बाद तवे पर जाएगी, फिर हाथ में जाएगी। तो इसका मतलब एक दिन ऐसा होगा रोटी बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। इससे बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरीके से सीखेगा। जब जैसे मैं आपको पहले क्या करता हूँ, चीजें मान लो तुम्हें समझाना है, तो कई बार मैं तुम्हें क्या आसान एग्जाम्पल देता हूँ, और उसके बाद तुम्हें क्या देता हूँ, तो एकदम मुश्किल सवाल। जैसे यूट्यूब पे सवाल पूछता हूँ, जब टेस्ट लेता हूँ तो सवाल क्या होते हैं, मुश्किल वाले। जब
जब सिखाता हूं तो चीजें क्या होती हैं, आसान। तो सीखते टाइम चीजें आसान रखो ताकि बच्चा आसानी से सीखे और जब एग्जाम आए उसमें कॉम्प्लेक्स सवालों का भी अच्छे से जवाब दे दे। क्लियर भाई, आगे समझ में चलेगा। जब आप इस 2 के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने फिर क्या आ जाता है, एक तीसरा और आ जाता है, और जो तीसरा आ जाता है उसे हम बोल देते हैं एक चीज जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे तीसरे वाले को, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या बोलेगा, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर। और जब मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली बात होगी तो याद रखना कंक्रीट। जब आप बच्चे को सिखाते हैं तो कंक्रीट वाली जो चीज होती है बेटा याद रखना जी होती है सीन, और जो एब्स्ट्रैक्ट होती है वो होती है अनसीन। इसका मतलब एक क्या होती है, दिखाई देने में, है ना, देखा, और ये क्या होगा, अनदेखा। ये क्या होगा, अनदेखा। तो तुमने बहुत बार सीखा हो ना अनसीन फोटोज, या फिर क्या अनसीन जो है क्लिप है किसी वीडियो की जो आपने नहीं देखे। जी सर बुक में क्या क्या टॉपिक है, ऐप में टॉपिक का नाम दिलवा दो। अच्छा बेटा, हाँ डन। अब आपके सामने जब कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला, मेरे बच्चे जो आप अगर किसी भी चीज को देखेंगे तो हमारा बच्चा क्या करता है, फील करता है। और वो फील क्या करता है, जैसे ये गिलास है, इस गिलास को क्या करना कि भाई ऐसा है, तो अगर वो ग्लास जो कंक्रीट वाली चीज, तो इसे वो क्या कर सकता है, छू सकता है। अब छू सकता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में चल रहा है कि गिलास पानी से बिल्कुल ठंडा सा उसके सामने है नहीं, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, उसकी डिमांड है कि उसको कहीं से क्या मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, तो उसके ख्यालों में रहता है। अब एक बात सुनिएगा, तुम लोग से अब जैसा होगा है ना, हाँ जैसे आपकी टी बनाते हुए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जो कंक्रीट वाली बात होगी वो हमेशा एक बात याद रखिए बेटा, कंक्रीट चीजों को आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन अनसीन जो चीजें होती हैं इसे आप क्या करते हैं, इमेजिन। तो आप एक बात समझिएगा कि कोई भी मान लो तुम्हारे सामने आ जाए कि तुमसे कोई पूछेगा ये वाली बात, तुमने कहा कि मेरे पास सोने वाला आम है, मेरे पास सोने वाला क्या है, आम। तो इसका मतलब किसी ने सोने वाले आम को तभी इमेजिन कर सकता है जिसने सोने वाला आम देखा होगा। तो इसका मतलब जो चीज देखी होगी वही आप क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या करेंगे, फेल। प्याजे को जिसने पढ़ा होगा तो प्याजे को पढ़ने के बाद ही प्याजे से रिलेटेड सवालों को क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। अब किसी के ओवरव्यू जो सरफेस ऊपर ऊपर से पढ़ता है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट सोच तक नहीं पहुंचता। तो कोई ऐसी चीज आपके इमेजिनेशंस में है जो आप सोच पा रहे हैं, उसका एक रीजन होगा कि आप उससे पहले कॉन्क्रीट से क्या हो गुजरे होगे। तो जो चीज आपने जिंदगी में देखी होगी उसी चीज से रिलेट करते हुए आप उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आज क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आप जो पढ़ रहे हैं आज तो आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे एग्जाम में आपको ये नहीं पता कि सवाल कौन सा आ जाएगा। तो जो एग्जाम में आपकी जो थिंकिंग होती है और उसमें आपके पास बुक भी नहीं होती, तो आप जब उस थिंकिंग को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट है वही आपके अंदर क्या लेके आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के कॉन्सेप्ट को लेके आता है। तो आप किसी चीज का इमेजिन तब कर पाते हैं जब आपने उसके बारे में पहले से क्या होगा, जाना होगा। ठीक है जी। तो हमने क्या बोला, कंक्रीट जो चीजें होती हैं वो देखी भी जा सकती हैं, वो छुई भी जा सकती हैं, उनके बारे में पढ़ा भी जा सकता है। अनसीन चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं वो सिर्फ आपके ख्यालों में होती हैं, और जो ख्यालों में होता है वो आप कभी जबान पर नहीं ला पाते, आप उसे सिर्फ और सिर्फ फील कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछेगा तो जो कंक्रीट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है, डायरेक्ट। जो चीज आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है वो आपकी क्या कह रहे हैं, कंक्रीट। और मेरे बच्चे जो इनडायरेक्ट होता है वो आपके सामने जब भी आएगा वो आपको क्या बताएगा, अप्रत्यक्ष जो होगा। तो अप्रत्यक्ष चीज आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट होगी। तो इसलिए हम बच्चे को क्या लेके जाते हैं, पहले हम चीजों को दिखाते हैं और दिखाने के बाद उस पर बोलते हैं सोचो। एक सीधा सिंपल एग्जांपल कि पहले आपने बच्चे को क्या बताया, ए, तो ए के 2-4 मतलब आपने बता दिया कि ए का मीनिंग क्या है, एप्पल है। ए का मीनिंग क्या है, एप्पल है। ए का मीनिंग क्या है, एरोप्लेन है।
एरोप्लेन है, और आपके उसके बाद आपने कहा अच्छा एक काम करो, अब ए से कुछ न्यू 3 वर्ड बना के दिखाओ, और जब बच्चा इन 3 न्यू वर्ड को बनाएगा तो इसके बारे में क्या है वो सोचेगा, और जब वो सोचेगा उसके सामने नहीं होगा तो यहां पर उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काम करेगी। ठीक है भाई, डन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप कहते हैं ना, हो भूत आया, और अच्छा खाना खा ले वरना भूत आ जाएगा, खाना खा लो वरना सांबा आ जाए, सांबा नहीं आता गब्बर आ जाएगा। तो ये बच्चे ना, बच्चे के दिमाग में मम्मी पापा क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, खाना खा ले नहीं भूत आ जाएगा, आना जाना कुछ था नहीं लेकिन उसके ख्यालों में भूत वाली परसेप्शन बना दिया। ठीक है भाई। हम्म। दीपा मीना हो तो बेटा एग्जाम पर डिपेंड करता है ना बहुत बार। डन। आंचला बेटा नहीं भी देखेगी तब भी टॉपिक बहुत सारे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के बाद नंबर 4। तो नंबर 3 क्लियर है भाई, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट क्लियर, हाँ या ना? कॉन्क्रीट रियल होगा, एब्स्ट्रैक्ट रियल होगा, ये भी सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो इसके बाद जो नंबर 4 आ जाता है, उस 4 में आपके सामने एक वर्ड आता है जिसे आप बोलते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। क्या बोला जाता है? एनालिसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब देखो एनालिसिस टू जो सिंथेसिस होता है, SYNTHESIS, ठीक है। तो जब आप इसे पढ़ते हैं और आप जब इसे समझते हैं तो इसको बोला जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण। अब देखो संश्लेषण का जहां मतलब होगा, तो संश्लेषण वर्ड जब भी आप सा है बेटा, ऐसा वाला है ना संश्लेषण, तो आप अगर इस वर्ड को समझ रहे होंगे तो एनालिसिस जो होता है वो सिंपली इस बात के बारे में बताता है। हाँ जी, हाँ ठीक है, डन डन डन। हाँ, तो अब एनालिसिस बात याद रखना कि आप पहले एनालिसिस करते हैं तो आप चीजों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और बेटा जब आप कंपेयर करते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो जब भी ये वाली बात आ जाए तो पहले बच्चा क्या करेगा, तुलना करेगा, और जब वो तुलना कर लेगा तो उसके आधार पर वो क्या देगा, कुछ नया, कुछ नया क्या है, नया जीव बनाएगा, या फिर क्या है, निर्मित करेगा, नया निर्माण करेगा, है ना, संरचना करेगा। तो संरचना तभी हो सकती है जब आप किसी चीज को समझ, मान लीजिएगा तो थॉमस अल्वा एडिसन ने पहले क्या किया, चीजों को क्या किया, एनालिसिस किया, और जब उसने एनालिसिस किया कि हाँ जी समाज में क्या है, लाइट और बल्ब की जरूरत है, तो उसने उसको देखा कि यार बिना बल्ब की जिंदगी कैसी है और बिना विद बल्ब की लाइट जिंदगी कैसी है, तो उसने जो समझा और उसको क्या कर दिया, क्रिएट। तो आप ऐसे करते हैं कि जो एनालिसिस सिंथेसिस होता है, आप कहते हैं कि आपके सामने कोई डिटेल चीज थी, आपने उसको समराइज किया, और समराइज करने के बाद आपने उसने क्या कर दिया, नया कर दिया। तो इसका मतलब एनालिसिस को हम ये भी कहते हैं कि जो एनालिसिस होता है तुलना करना भी होता है, और एनालिसिस को आप क्या करते हैं, ब्रेक में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सिमरन जो बोल रही है, आप चीजों को क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, या आप सीधी सीधी सी बात है, आप उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या है, बांट देते हैं, और जब आप उसे बांट देते हैं तो उसके बाद फिर आप उसे क्या करते हैं, एक नई चीज के साथ फिर उसे क्या है, नया निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के बाद आप उसे क्या देखते हैं, एज ए होल देखते हैं, पूर्णता के रूप में देखते हैं। तो जब भी आपके सामने दो बातें आ जाएं तो याद रखिएगा एनालिसिस टू सिंथेसिस कहता है कि जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, आपने क्या किया, बहुत मुश्किल सा सवाल है, तो आपने किसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, क्वेश्चन को डिवाइड करके उसका आंसर निकालना, क्वेश्चन को डिवाइड करना, क्वेश्चन को डिवाइड करना क्या है, ये वाला, और उसके बाद यहां पर फिर उसका क्या देना, जवाब निकालना, जवाब निकालना। तो उसका जो जवाब निकालना होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा। आया भाई समझ में, हाँ या ना जी? तो यहां एक बात याद रखिएगा, तो अब इसे आप एक तरह और कह सकते हैं, एनालिसिस के बारे में अगर आप ये कहना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपने किसी आर्टिकल को क्या, थ्योरी को पढ़ना, थ्योरी को क्या करना, पढ़ना। तो जो थ्योरी को पढ़ना है वो याद रखना, वो क्या कहलाएगा, एनालिसिस होगा। और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उसे क्या करना, अपने शब्द में, ऑन वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना। तो जब ऑन वर्ड्स में आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा,
सिंथेसिस कहलाएगा। भाई क्लियर हुआ कि नहीं? इससे ज्यादा एग्जाम्पल की तो जरूरत नहीं होगा। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ क्रिएट करना, कुछ होल पूर्णता के रूप में देखना, कुछ नया बताना या उसे अपने शब्दों में जवाब देना। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना, उसकी तुलना करना, उसे बांटना और बांटने के बाद उसे ब्रेक में क्या कर देना, इजी कर देना। तो इसका मतलब आपके सामने जब भी ये सवाल आएगा तो याद रखिएगा एनालिसिस टू जो सिंथेसिस होगा उसमें आप चीजों को क्या करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं और उसके बाद आप क्रिएट करते हैं। आ गया भाई? हाँ, संश्लेषण उसे जोड़ना होगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर जी पार्ट 2 होल भी यही होता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं उसके साथ आगे जरूर बढ़ूंगा आपके साथ, लेकिन फिलहाल इसे समझे, है ना? हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं ये आपसे ये वाली बात बोलूं कि जैसे एक सीधा एग्जांपल में बोल सकता हूं कि आज की आपकी जो पढ़ाई है, आप जिसे पढ़ रहे हैं और कल जाके आप इसका एग्जाम देंगे, वो क्या है? आज का पढ़ना क्या है? एनालिसिस है। और कल जब एग्जाम में आप सवालों का जवाब देंगे वो आपका क्या होगा? सिंथेसिस होगा। आ गया भाई समझ में? ठीक है, किस पे डिस्काउंट दिला दूं? डन। अब एक जो आता है जिसे आप नॉर्मली बोलते हैं, तो एक होता है बेटा इंडक्टिव टू डिडक्टिव, IND, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। अर्थात क्या होगा? आगमन से निगमन, आगमन से निगमन। तो आगमन से निगमन तो तुम्हारे ऐसा रट्टा पड़ा लगा हुआ है आगमन से निगमन, क्योंकि तुम जानते हो कि पहले क्या देते हो आप? एग्जाम्पल, फिर उसके बाद क्या देते हो? रूल। जी हाँ, बिल्कुल। एक टीचर ने जो पढ़ाया उसको अपनी लैंग्वेज में जवाब देना आपका क्या कहलाता है? इंडक्टिव टू। हाँ, तो अगर ये गोट इट हो गया, इसके बाद आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और देख लेते हैं। हाँ, तो ये तो हम जानते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये सारा रटा पड़ा है तुम लोगों के दिलो दिमाग में, तो यहीं से इंडक्टिव में है, मैं ये जानता हूं। सबसे पहले हम बच्चे को क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद हम उसे क्या देते हैं? रूल्स देते हैं। और उसके बाद हम उसे फिर दोबारा से क्या दे दें अगर एग्जाम्पल? तो इसे समझिएगा, जैसे मेरी क्लास शुरू हुई तो मैंने आपको एक क्या दिया? उदाहरण दिया। तो जो मेरा उदाहरण है उसके बाद मैं किसकी तरह बढ़ा हूं? सूत्र की तरह बढ़ा हूं। जब मैंने एक सूत्र दे दिया तो फिर मैंने उसको समझाने के लिए एक क्या दे दिया? उदाहरण। तो बेटा देखो, अगर आप नॉर्मल समझोगे तो दोनों चीजें, तो यहां से यहां तक का जो मेथड होता है जिसे रूल टू एग्जाम्पल बोला जाता है, वो हमेशा क्या कहलाता है? डिडक्टिव। क्या कहलाता है? डिडक्टिव। और डिडक्टिव को याद करने का तरीका क्या होता है? रेड। आर का मतलब क्या होगा? रूल, ई का मतलब एग्जाम्पल और डी का मतलब डिडक्टिव। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो है ये क्या कहला रहा है? डिडक्टिव मेथड। और अगर इसी चीज को हम यहां से यहां तक देख लें, कहां से कहां तक देखें? यहां से यहां तक, तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव। तो जब आप क्लास में जाते हैं तो सबसे बेहतर तरीका होता है ये वाली बात कि कुछ एग्जाम्पल को देने के बाद आपने क्या करा? उसका कंक्लूजन निकाल देना। सवाना बेटा ये हो जाता है, लेकिन पोर्टल की सबसे अच्छी बात यही होती है कि बेटा अगर आप कोई क्लास नहीं देख पा रहे तो आप रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो कभी क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं यहाँ। तो हम इस बात को लेके चलते हैं कि मैंने अपनी क्लास को शुरुआत की किसी एग्जाम्पल के साथ, फिर उसे समझाने के लिए क्या दे दिया है? रूल दे दिया है। और उस रूल को समझाने के बाद मैंने फिर एक एग्जाम्पल दे दिया। तो अगर ये आप दोनों ये पूरा का पूरा कनेक्ट करके चलेंगे तो जो लर्निंग होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी बच्चे के लिए? इजी। तो आप जब चलते हैं, टीचिंग का एक मैक्सिम ये कहता है कि हमेशा पढ़ाने का तरीका इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ होना चाहिए। अर्थात पहले आप एग्जाम्पल दें, फिर रूल दें और उसके बाद फिर क्लियर कर दें एग्जाम्पल के साथ। क्लियर भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यस और नो? सर जी आज के लिए बहुत है, थक गए। चुप रहो, जब देखो थके रहते हो। मैक्सिम खत्म करा दो बस, मैक्सिम के बाद नहीं, मैक्सिम के बाद नहीं पढ़ाऊं, पक्का पक्का। हम्म। डन भाई, बहुत बढ़िया। उदाहरण, नियम, नियम बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा अभी नहीं होगा। तो इंडक्टिव जो होता है वो वाला। अच्छा, एक जो बच्ची आई थी अभी, उसके लिए सवाल उसकी तरफ से, एक भाई का तोहफा है अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसने बोला सर जी होल टू पार्ट भी होता है। ले भाई, तो बहन को भाई की तरफ से तोहफा। और जो रूल नंबर 5 के बाद नंबर है 6, ये आ गया होल टू पार्ट। क्या होगा? होल टू
पार्ट। अब देखो क्या होगा, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अच्छा एक बात और बता दूं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना ये ऐसे ही बोले जाएंगे, अपना दिमाग में चलाना ज्यादा कि सर जी पार्ट टू होल कर दूं, सिंथेसिस टू एनालिसिस कर दूं, डिडक्टिव टू इंडक्टिव कर दूं, है हाँ, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कर दूं, मनो कान के पीछे में घर आके बिल्कुल याद रखना जो लिखवा रहा हूं इसी तरह। मैक्सिम्स क्या होता है, इसी तरीके से पहले क्या बता दे संपूर्ण, फिर उसके छोटे 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 से क्या होंगे, हिस्से बताए जाते हैं जी। सर पढ़ा आपकी क्लास में क्या था, गाना है नहीं ना, हाँ रेड है, D4 क्या है, RED अरुणा, बेटा अरुणा देख, रेड का मतलब यहां बताया, रेड जो है, रेड का मतलब हो गया, R का मतलब रूल, E का मतलब हुआ एग्जाम्पल, और जो D का मतलब हुआ वो है डिडक्टिव। तो इसका मतलब डिडक्टिव का मतलब ही होता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। ठीक जी, तो आपके सामने जब होल टू पार्ट आ जाए, कमिटी भी बेटा कराऊंगा एक दिन, पक्का कराऊंगा, निकित निकित जहान में चेक करूंगा, उसके बाद यूं है ना, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो होल टू पार्ट वाली बात होगी है ना, हाँ अब देखो आप क्या करो, आपने एक काम करते हैं, चलो एक सेंटेंस लिख के लाता हूं तुम्हारे लिए, और सेंटेंस है ये वाला, राम इज गोइंग टू द स्कूल, SC आएगा, रुक जा भाई, चलो ये सेंटेंस है पूरा का पूरा, है ना, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो आपके सामने ये भाई साहब पूरे के पूरे यहां पर, यहां लिखा होगा आपके सामने, रीड द कॉम्प्रीहेंशन केयरफुल्ली, ये लो पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक। अब क्या होगा, है ना, आंसर केयरफुल्ली, यहां भी आ गया, सवाल आएगा ए वाला, है ना, राइट द नेम ऑफ अबव पैराग्राफ। अब तुम समझ जाओगे, पैराग्राफ दे देगा, नेम दे देगा, थीम दे देगा, उसका बस चले तो वो तुम्हें जान भी ले लेगा, है ना, ये दे देगा नंबर, वो देगा, हाँ हाँ। तो अब देखो समझ में आ गया ना, अरे मृगाक्षी पढ़ ले पगली, वो भी करवा देंगे, हाँ। पर एक आप ही हैं कि हमें खाना कहना पड़ता है कि अब पढ़ाना रहने दीजिएगा, अच्छा ठीक है फिर तो, हाँ हाँ तो समझ गए ना। और देखो एक बात बताओ, जो हमारे गेस्ट टोल्ड साहब हैं वो क्या कहते हैं, होल टू पार्ट, उसमें क्या कहते हैं, चीजों को संपूर्णता में देखो, उसके बाद क्या होगा, अंशों से ज्यादा होता है पूर्ण। तो देखो मैंने तुम्हें कुछ दिया हो ना या दिया हो, मैंने एग्जांपल दे दिया मेरे बच्चे, सबसे पहले पैराग्राफ क्या है, होल है, और उससे रिलेटेड जो आंसर होंगे वो उसके क्या होंगे, पार्ट होंगे। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो उसका क्या है, होल है, और उसमें ये पूछ लेना उसके बाद ये उसे समझाना कि जो राम है वो क्या है, नाउन है, जो इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो गो है वो आपकी क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ क्या लगा है, ING लगा है, जो टू है वो आपकी क्या है, प्रीपोजिशन है, और जो स्कूल है वो फिर क्या हो जाएगा, नाउन। तो इसका मतलब पूरे सेंटेंस को पढ़ाना, उसके बाद उसके पार्ट बताना, हमेशा याद रखिएगा ये जो एग्जाम्पल होगा होल टू पार्ट, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ देना, उस पैराग्राफ के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, ताकि आपके बच्चे उस चीज को आराम से समझ पाए। तो ये भी जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका होल टू पार्ट कहलाएगा, और मैक्सिम्स का सबसे बढ़िया तरीका भी होगा। आगे भाई समझ में आया ना। रजिया बेटा तो आप भी अपना नंबर लिख दो, टीम कॉल कर लेगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। हाँ सिमरन कौर जी बता रही है, पहले बच्चे को फ्लावर का बताते हैं, उस फ्लावर के बाद क्या बताते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर बताते हैं, उसका मतलब होल टू पार्ट है। सही है सिमरन, समझ गए तुम भी, हाँ आ गया भाई समझ में या नहीं। डन। अब कुछ बच्चे ने तुम में से कुछ चतुर दिमाग वाले होंगे, पूछेंगे सर जिसके सवाल कैसा रहे, पगलो ये मैक्सिम्स है। मैक्सिम्स का मतलब हुआ
कि एक अध्यापक के रूप में आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। इनके सवाल नहीं आएंगे। ये कि आपके ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को पहले पढ़ाना है कि एक फूल दिखाना है, फूल दिखाने के बाद बताना है कि रोज का उसका गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल में पत्तियां होती हैं, कांटे होते हैं, धीरे धीरे समझाना। सीधे मतलब तो फूल, गुलाब का फूल, पत्ते, कांटे, नांग फली का ना उठा के ले आए तुम्हारी जिंदगी में फिर वो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े भाई। समरी ऑफ स्टोरी भी बोल, बिल्कुल बिल्कुल अक्षिता, परफेक्ट एकदम मेरे बट्टे, बहुत बढ़िया। अरे तुम समझदार होगे, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके बाद सात, छठे नंबर के बाद एक और ले लो तुम मेरी तरफ से। छठे नंबर के बाद देखो यहां तक तो तुम समझ गए, तो सात का सात तो रहना चाहिए ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, है ना। जया जा, एक और पढ़ ले, चल एक और पढ़ ले बेटा अब, है ना। हाँ, एक और बताओ कौन सा पढ़ाऊं, बताओ जरा, एक बताओ कौन सा पढ़ाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सविता सब। चलो एक तुम्हारी मर्जी का पढ़ाऊं, बताओ कौन सा पढ़ाऊं, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल पढ़ाऊं या इंपेरिकल टू रैशनल पढ़ाऊं, बताओ जरा जल्दी। एक और पढ़ाऊंगा, जो तुम बोलोगे वही पढ़ा दूंगा, का साथ हो जाएगा। हाँ, टीचिंग मैक्सिम्स आज अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया बेटा। सोनिया उस पर डिस्काउंट किताब पे नहीं हो सकता, बहुत मोटी किताब है, बहुत महंगी छपी मेरे बच्चे। हाँ बेटा ठीक है ईमानी, शाबाश। एक बताओ कौन सा पढ़ाऊं, देखो, है ना। हाँ, स्टोरी से तो एक होगा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, क्या लिखा है हमारा, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब देखो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जो होगा इसको क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक से, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। देखो पहले क्या होगा, मनोवैज्ञानिक जो चीजें होती हैं बेटे, जो साइकोलॉजिकल होते हैं वो कभी दिखते नहीं है, और जो लॉजिकल चीज होते हैं उसे हम क्या है समझते हैं जी। तो अगर आप इसको समझ के चलेंगे, देखो तुम लोग कितने चालू हो, है ना, पूरे एकदम चालू हो। जया झा जो जानना चाह रही थी वो बोली सर जी दोनों बताओ, सिमरन बोली कि सर जी आप वो बताओ साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, उसके बाद कृष्णा आती है सर जी इंपेरिकल टू रैशनल बताओ, है ना। अब तुम समझ गए कि तुम्हारे सर जी जब दो नाम लिए तो दोनों है बेटे, तुम तो बहुत चालू, मैं समझ तो रहा हूं तुम लोग। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों पढ़ेंगे ताकि दोनों समझ में आए। अब एक बात समझिएगा, है ना, अब जो चीज आपके दिमाग में है, याद रखना आपके जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं ना वो आपके माइंड में चलती रहती हैं, और जो माइंड में चलती रहती है, जैसे आपके दिमाग में ना माइंड में चल रहा है कि यार मेरी जो इंटरेस्ट है वो क्या है, तो आपके जो इंटरेस्ट है, आपकी क्या है जो रुचि है ना, आपके दिमाग में आपकी क्या चल रही है कि रुचि चल रही है, यार ये वाली बात होगा, या मैं इस चीज को कैसे समझ के लेके चलूं, या मेरा एप्टीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा, है ना, साइकोलॉजिकल। तो ये वाला क्या होगा, एप्टीट्यूड, मेरी क्या है अभिवृत्ति। तो मेरे बच्चे जो अब अभिवृत्ति है, तो मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो इंटरेस्ट है, जो मेरी चीजों में आएगा, उसके बारे में पहले से प्रीफिक्स नहीं हो सकता, उसके बारे में पहले से प्रीफिक्स नहीं हो। और जो चीजें मेरे बारे में पहले से प्रीफिक्स नहीं है, तो इसका मतलब वो मेरे कहाँ चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है। और जो दिमाग में चलती रहती है उसको मेरे को क्या लाना है, सब लोगों के सामने लाना है। जैसे अब मेरी क्लास में अगर है साइकोलॉजिकल तरीके से, तो जब मैंने आपसे सवाल पूछा कौन सा पढ़ाऊं, ये तो मैंने इसलिए पूछ लिया था, लेकिन कराऊंगा तो मैं वही, इसका मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से मेरे दिमाग में ये वाली बात चलती रहती है कि मेरी क्लास में क्या है, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मेरी क्लास में क्या है, जो व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं। अब व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है, और उन दिमाग में उन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर जब मैं अपनी टीचिंग में क्या करता हूं, चेंजेस लाता हूं। टीचिंग में क्या लाता हूं, चेंजेस लाता हूं, और ये लॉजिक लगाता हूं, तर्क लगाता हूं कि कौन से बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, वो मेरा क्या कहलाता है, लॉजिकल तरीका। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब आप क्या करते हैं, जैसे मैं आपके लिए कुछ एक चैप्टर लेके आया, तो जो चैप्टर लेके आया तो मैं अपने दिमाग में उसे लेके आया कि आज मेरे को बच्चे को समझाना है। साइकोलॉजिकल पार्ट पहले से तैयार था, लेकिन उसके बाद तुम में से उसको समझने के बाद कुछ बच्चों को तुरंत समझ में आ गया, कुछ को उसके क्या चाहिए, एग्जाम्पल। तो उसके मैंने जो एग्जाम्पल दिए नए तरीके से, ये समझने के बाद कि जो मैं सोच के आया था शायद बच्चा उससे नहीं समझेगा, कुछ नए तरीके से समझेगा, तो जो मेरे नए तरीके आएंगे उसमें मैंने लॉजिक लगाया और आपको क्या कर दिया,
समझा दिया। तो आपने एक बात याद रखिएगा, इस तरीके से जब भी समझना हो तो इसका मतलब, हाँ अब देखो मेरे को ये समझना पड़ेगा, जैसे तुम लोगों के साथ है तो तुम लोग जब बेटा आते हो तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरे लिए तो यूट्यूब पर भी बच्चा बच्चा ही है, मेरे लिए मेरा ऑफलाइन भी बच्चा बच्चा ही है, मेरे लिए क्या है ऑनलाइन भी मेरा बच्चा बच्चा ही है। और पढ़ाने को मेरे को उसको क्या करना है, प्याज ही पढ़ाना है। लेकिन मैं ये सोच के चल लेता हूं कि जो यूट्यूब वाला बच्चा है वो हमेशा किस पर बेस्ड रहता है, क्वेश्चन आंसर पर। लेकिन मेरा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला बच्चा है वो मेरे पर क्या रहता है कि उसे थ्योरी समझनी है। तो थ्योरी को समझना और इस बात को समझना ये मेरा क्या है, लॉजिक है। जैसे हम ये तो समझ लेते हैं कि हमें वोकैबुलरी याद करनी है, लेकिन बेटा सारी वोकैबुलरी तो कभी याद नहीं कर सकते, तो हमें ये अरेंज करना पड़ता हो कि कौन सी वोकैबुलरी अभी के लिए क्या है सही, किस क्लास में किस बच्चे को कितनी वोकैबुलरी देनी है। आगे समझ में हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर भाई? डन? कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं आगे बढ़ेंगे। तो नंबर जो लास्ट वाला है ये है इंपेरिकल, IMPIRICAL। देखो इस वर्ड को जब पढ़ोगे तो इस वर्ड को जब पढ़ोगे EMPIRI सेल, इंपेरिकल। तो इंपेरिकल के बाद सर नहीं समझ में आया, साथ वाला एक ने बोली अक्षिता आगे समझ में, डन 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 डन, बाकी लोगों ने बोल दिया डन एक। ठीक है बेटा सुन, जैसे आप अपने दिमाग में ये वाली बात लेके चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आया, ये क्या है, साइकोलॉजिकल तरीका है। जब आप इस चीज के साथ लॉजिक लगाओगे कि मेरे को क्यों समझ में नहीं आया, वो आपका क्या है, लॉजिकल तरीका। तो हम जब बच्चे को पढ़ाने की शुरुआत करते हैं तो पढ़ाने की शुरुआत पहले ये जानना है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको आपने क्या किया, साइकोलॉजिकल तरीका। और फिर उसके आधार पर आप अपने रूल बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं कि बच्चा कैसे समझेगा, वो क्या होगा, लॉजिकल तरीका। तो बच्चे की समझ को जानना और उसके हिसाब से उसे पढ़ाना, ये क्या कहलाएगा, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल कहलाएगा। ठीक है बेटा? अब मेरी क्लास में आए ये वाली बात कि मेरी क्लास में जब कोई बच्चा आया और मैंने उसके सामने बोल दिया ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, और उसने बोला सर मेरे को तो एप्पल नहीं, मेरे को तो क्या है, मैंगो पसंद है। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि उसने के एग्जाम्पल ना कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा, या मैंने कहा उसे ए फॉर एप्पल, उसने बोला ए फॉर एरोप्लेन। तो मेरे दिमाग में ये वाली बात आ जाएगी कि इस क्लास में जो बच्चा है उसके घर वालों ने से ए फॉर एप्पल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ए फॉर एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट दिया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एरोप्लेन से शुरुआत करने वाला हूं, लेकिन धीरे धीरे उसके लाइफ में एप्पल की भी क्या करवाने वाला, एंट्री, क्योंकि किसी एक चीज पर नहीं रुकना, आगे चीजों के हिसाब से उसे बढ़ाना भी होगा। ठीक है, आ गया भाई, क्लियर? डन? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। पहले तो एक बात है, तुम एक सवा घंटे में तुम्हारी हालत खराब, तुम मेरी ना क्लास गिनते हो, मेरी क्लास की घंटे नहीं गिनते। मैं भी यही सोच रहा हूँ, आधे घंटे की क्लास देके चला जाया करो, लंबी लंबी क्लास हो जाएगी फिर, आधे घंटे की तीन तीन क्लास पगलो, क्लास लंबी इसलिए होती है कि चीजें कनेक्ट हो जाए। अब देखो जो लास्ट वाला है इंपेरिकल टू क्या होगा, रैशनल। एम्पेरिकल टू क्या होगा, रेशनल। एम्पेरिकल जो वर्ड है उसमें क्या बनाया है, ई, और जो ई वर्ड है वो किस पर बेस्ड है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, या आप इसे बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब यह है किस पर आधारित, अनुभवों पर, अनुभवों एवं अवलोकन, अनुभवों एवं अवलोकन। समझ गए बात को? हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया भाई। बेटा जिसको एक दो को अगर नहीं आया होगा तो फिर उसे फिर एक बार दोबारा देखना। क्लियर ममता? चलो आ गया क्लियर ममता को। और बेटा जो रैशनल होता है वो होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड। तो आपने कभी देखा होगा किसी भी चीज को साथ अगर होगा, यहां पर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, और ये होता है एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा EXPLANATI। हाँ, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या करना, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन को हिंदी में क्या बोलेंगे बताना जरा। अब आ गया अब आ गया अब आ गया, ठीक है चलो। तो देखो यहाँ एक बात समझ लेगा, है ना? हाँ, तो आपने क्या किया, आपके सामने एक टॉपिक आया,
और टॉपिक आने का मतलब आप में जहां जिस चीजों का आप एक्सपीरियंस लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो हमेशा क्या कहलाता है? एम्पेरिकल कहलाता है। और इसका मैंने हिंदी में भी लिख दिया, एक्सपीरियंस को क्या बोलेगा? अनुभव। और ऊपर वाला क्या लिख देते हैं? ओए होए, अनुभव से तार्किकता। तार्किकता, ठीक है। जो रैशनल होता है उसी तरीके से हिंदी लिख ले। सॉरी अंचला है, एक चीज की भूल गया, उसी में तुमने जान लिया। अब देखो, तो देखो एम्पेरिकल आपने जो देखा, आपके एक्सपीरियंस आया, आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद उस पर क्या है? आर्ग्यूमेंट किए, या फिर आपने उसकी क्या मांगी? एक्सप्लेनेशन। जैसे हमने कहा भाई हमारे इसमें ना एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? एक्टिव पैसिव। क्या नाम है? एक्टिव और पैसिव। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्टिव पैसिव। तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वॉइस। तो आपने मैंने जो पढ़ा होगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो ऑब्जर्व किया होगा, वो मैंने आपको क्या कर दिया? पढ़ा दिया। और जब मैंने आपको पढ़ा दिया तो पढ़ाने के बाद ना अब आप उससे मेरे से क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चंस कर रहे हो। और जब आप उस पर क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उस क्वेश्चंस को करने के बाद मैं उसकी क्या दे रहा हूँ? एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो इसका मतलब जब आपने जो देखा उसको पहले क्या किया? अपने पास लाए, और उस लाने के बाद आपने उस पर अपने कुछ सवाल पैदा कर दिए। जैसे आपने किसी बच्चे को अगर ये सवाल बता दिया कि प्याजे ने बोला था कि एनिमिज्म वर्ड है, तो एनिमिज्म जो वर्ड है वो प्याजे का क्या था? एक्सपीरियंस, और उसका क्या था? ऑब्जर्वेशन। आपने कहा लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया, तो तुमने उससे मुझसे क्या पूछे? आर्ग्यूमेंट, या फिर क्या? क्वेश्चनिंग करी, और उस क्वेश्चनिंग को मैंने आपको क्या कर दिया? एक्सप्लेन। तो इसका मतलब जब आप कोई कॉन्सेप्ट लाते हैं, किसी किसी कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा? एज इट इज। लेकिन बच्चे को क्या करना पड़ेगा? समझाना और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो किसी टॉपिक का आना वो क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल। उसी टॉपिक को समझाना क्या कहलाएगा? रैशनल। तो आप ये कह सकते हैं किसी चीज के एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करना हमेशा बच्चे के लिए क्या होता है? अच्छा। तो पहले आप बच्चे को जो टॉपिक है वो दिखाते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो एम्पेरिकल टू रैशनल होता है जैसा है पहले वो दिखाना, और उसे दिखाने के बाद उसे समझाना। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? डन भाई? क्या की देखो, जैसे तुमने देखा होगा एक्टिव पैसिव में तो बताना ही पड़ेगा ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन बच्चा पूछेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आएगी, तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल कहलाएगा। डन भाई? आ गया समझ में? हाँ या ना? हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्लियर? कोई डाउट? चलो भाई, ये था मैक्सिम वाला। फिर अगली क्लास में बढ़ेंगे, कल नहीं परसों। तो परसों फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ। तो आपके सामने जो है आज की क्लास, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी भी मैं पीडीएफ जो है वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, टीम को बोल देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत, डाउट, शंका, सवाल, संदेह वो पूछ लो। बाकी तुमने बोल दिया हाँ जी समझ में आ गया। हम्म, क्या हो गया भाई? डन भाई? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद, आप हमारा इंतजार करते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अगली क्लास में चलेंगे नया, है ना? अगली क्लास में बेटा क्या चलेगा? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ओके। डन 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 डन, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। एक बार मैं मोना मलिक चेक करवा लेता हूँ बेटा, 1 मिनट में चेक करा लेता हूँ, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।